जी तो अस्सलाम वालेकुम क्लास। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और सेल्स टैक्स के इस लेक्चर में आप सबको वेलकम। तो आज हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे जो कि हमारा चैप्टर नंबर 11 है फ्रॉम सेल्स टैक्स बुक रेकमेंडेड बाय हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स। मोहम्मद मौज़म मुगल साहब की ये बुक है जहाँ से हम चैप्टर नंबर 11 की प्रॉब्लम्स इलस्ट्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं। तो ये आपकी तकरीबन प्रॉब्लम नंबर 9 की आपकी सेकंड लास्ट प्रॉब्लम है और इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह प्रॉब्लम नंबर 10 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपका जो सेल्स टैक्स है वो आपके तमाम लेक्चर्स कंप्लीट हो जाएंगे और आई होप सो कि आपने इसको साथ ही साथ किया होगा और आपको काफ़ी हद तक इसमें क्लियरेंस आ गई होगी। अगर आपको किसी स्टूडेंट को कोई भी मसला हो तो आप मुझसे फील फ्री टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स की सूरत में बता सकते हैं, कोई आपको कॉन्सेप्ट पूछना हो या अगर आपको कोई और इशू हो तो आप मुझसे पर्सनली भी इनबॉक्स कर सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही मैसेज देखूंगा आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। प्रॉब्लम नंबर 9 है आपकी, अहमद इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। ठीक है, पहली बात आपकी ये होती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, रिटेलर है, होलसेलर है। यहाँ से आपने उसके हिसाब से उसको टैक्स वगैरह लगाना होता है। He is registered with sales tax as manufacturer. So during the period, Ahmed Enterprises Private Limited makes some transaction of purchases and supplies on credit basis. Data regarding his business during September 2019 is given below. अब कुछ बच्चे ना यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि आया हमने क्रेडिट बेसिस की ट्रांजैक्शन करनी है या नहीं करनी है, जैसे हमने कैश बेसिस की करनी है। बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एक अंदाजे के मुताबिक जो आपके एग्जैक्ट फिगर है, मोर देन 70% जो आपका बिजनेस है ना, बिजनेस अफेयर्स आपके ऑन क्रेडिट बेसिस पर होती हैं। कि उसने 1 लाख किसी का देना, उसने आगे से 4 लाख किसी का देना, उसने आगे से 8 लाख किसी का देना। इनवॉइसेस चलती हैं जी, पैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आपके चलते हैं, नोट रिसीवेबल नोट पेबल्स आपके होते हैं। तो ये आपका बिजनेस वगैरह होता रहता है, लेकिन आप लोग इसको सेल्स टैक्स में ट्रीट करते हो। इफ आपने अगर एडवांस पेमेंट रिसीव की हुई है, वक्त से पहले पैसे ले लिए हैं और सप्लाई आपने बाद में देनी है, तो भी आप उसको टैक्स में डालोगे फॉर द टैक्स पर्पज। और अगर आपने नहीं की तो भी आप उसको टैक्स में डालते हो। खैर, इसकी बात की बातें हैं तो हम लोग अपना क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्संस ऑन क्रेडिट बेसिस, आपने रजिस्टर्ड पर्सन को क्रेडिट बेसिस पर आपने सेल्स की है कितनी, 35 लाख की। एंड सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्संस 2,50,000 टैक्सेबल सप्लाईज टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट 1 लाख सप्लाईज मेड फॉर पर्सनल यूज एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स। अब देखिए यहाँ पर ना जो उसने लिखा हुआ है, आपने पर्सनल यूज के लिए सप्लाईज ली हैं तो एक्सक्लूसिव ऑफ सेल्स टैक्स है 2 लाख रुपए की। अगर तो इंक्लूसिव होता तो आप लोग मल्टीप्लाई करते 100/117 से। यहाँ पर 17/117, यू नो बेटर कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम उसको कर रहे हैं 17/117 कर रहे हैं तो हम लोग इसको टैक्स को लेस करते हैं। और अगर आपका वो नहीं तो हम लोग 100/117 करके डायरेक्ट निकाल लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में इसको डिटेल में बताया था। तो एक्सक्लूसिव है मतलब आपका सेल्स टैक्स उसमें इंक्लूड नहीं है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसका। एंड एग्जाम सप्लाईज आपकी है 2,80,000 एंड जीरो रेटेड सप्लाईज आपकी 1,50,000। देन एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपने एडवांस पेमेंट रिसीव किया है कि आपने अब बाद में टैक्सेबल सप्लाई देनी है कितने की, 3 लाख की। देन गुड्स प्लेज्ड विद अ बैंक वर डिस्पोज्ड ऑफ बाय बैंक इन एक्शन फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ डेट, बैंक को आपने गुड्स प्लेज करवाए हुए थे और बैंक ने क्योंकि आपने बैंक को पे नहीं किया, कर्जा वापस नहीं किया, तो उस सूरत में बैंक ने अपने कर्जे की जो आप कह लें कि वापसी के लिए, कर्जे की जो सेटिस्फेक्शन, डेट की सेटिस्फेक्शन के लिए, रिकवरी के लिए उसने आपकी गुड्स बेच दी, उससे जो आपको उसको प्राइस हासिल उसने उसको हासिल कर लिया। अब देखिए बैंक ने तो 4 लाख के बेचे हैं, लेकिन असल में जिसकी नॉर्मल सेलिंग प्राइस थी वो कितनी थी, 4,25,000। तो आप इसको लोगे 4,25,000 को। टैक्सेबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्संस 5 लाख, लेकिन जो इनवॉइस मौजूद है वो कितने के, 4 लाख की, तो आप 4 लाख को लोगे। परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल आपका 1,50,000 का, यूज्ड इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब आपको इसको मजीद बताने की कोशिश करना होगी, क्योंकि आप लोग ये बेहतर तौर पर जानते हैं। रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हो, उसका मतलब है उसको 17% आपने टैक्स लेना ही लेना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप उसको टैक्सेबल सप्लाई में यूज करो, एग्जाम सप्लाई में यूज करो, फ्री सैंपल में यूज करो, डोनेटेड में यूज करो, जिसका मर्जी यूज करो, लेकिन आप सब पर उसका टैक्स कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल जो परचेज किया उस पर टैक्स आपका बनता है ना। देन परचेजेस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर्स फॉर ऑफिस यूज, जी आपने ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर और फिक्सचर परचेज किया 1,75,000। तो इसका ट्रीटमेंट देखते हैं क्या होगा।
जैसा कि आप जानते हैं क्लास के मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर तो आप कोई चीज फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो और उसका प्रोडक्शन में लगा रहे हो, तो उस सूरत में आपको उसका जो है इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पर देखो, एक बात हमने और कंसेप्ट डिस्कस किया था कि अगर तो आप लोग ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहे हो और ऑफिस इक्विपमेंट को आपको पता है कि छोटी मोटी आपकी एशिया है और उसको आप ऑफिस वगैरह में यूज करते हो, तो आपको उसके बदले में हुकूमत कोई भी किसी किस्म की भी एडजस्टमेंट नहीं देती। बिल्कुल ऐसे ही आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पर फॉलो किया गया। उसने कहा जी आपने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स परचेज किया ऑफिस यूज के लिए, कितने के, 1,75,000 की। तो जो चीज आप ऑफिस में यूज कर रहे हो, जाहिर बात है छोटी मोटी चीज ही होगी ना, कोई इतनी बड़ी मशीन तो नहीं ना, आप कोई फर्नीचर इतना बड़ा तो नहीं लगा लोगे ऑफिस के अंदर। सो दैट्स वाई वो कहते हैं कि जी आप ऑफिस के लिए ले रहे हैं, आप छोटी आपकी चीज है, इसके बदले में हम आपको रिफंडमेंट नहीं देंगे, आपको इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट नहीं देंगे। तो हम इसको लिखेंगे तो सही, लेकिन हम इसको डैश लगा देंगे अगर हम इसको लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन्स 10 लाख। देखिए जी, आपने फिक्स एसेट परचेज किया है, लेकिन जिससे परचेज किया वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो इसकी भी आपको एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया तो रजिस्टर्ड पर्सन, तो आपको वो मिल जानी थी। इंपोर्टेड टैक्स गुड्स बिल ऑफ एंट्री इज नॉट अवेलेबल। देखिए जी, आपने टैक्सेबल गुड्स इंपोर्ट किए हैं कितने के, 1,30,000 के, लेकिन आपके पास बिल ऑफ एंट्री मौजूद नहीं है। बिल ऑफ एंट्री क्या होता है? बेसिकली ना, जिस पे गोदाम पर माल पहुंचता है ना, वहां पर आपके बिल ऑफ एंट्री बनता है। और बिल ऑफ एंट्री अगर आपके पास मौजूद है, दैट मीन्स कि आपने माल रिसीव कर लिया और वो माल आपका है, तो इनकी वो सारी उसकी क्लियरेंस वगैरह हो गई है। लेकिन अब आपने गुड्स इंपोर्ट तो कर ली है, लेकिन आप उसका बिल ऑफ एंट्री आपके पास मौजूद नहीं, आपने क्लियर नहीं करवाया, आपने उसको लिया ही नहीं, तो हुकूमत कैसे मानेगी कि आपने इंपोर्ट किया है गुड्स? सो दैट्स व्हाई एफपीआर में आपको इसके एडजस्टमेंट नहीं मिलती। बिल ऑफ एंट्री इज नॉट अवेलेबल अगर आपके पास हो। देन परचेजेस ऑफ, जैसे अच्छा इसमें मैं आपको एक और क्लियर चीज कर दूं। जैसे आप परचेज करते हो ना, कोई चीज आप परचेज करते हो, उसके बदले में आपको इनवॉइस मिलती है। अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है तो आपकी वो एडजस्टमेंट नहीं मानी जाती। बिल्कुल ऐसे सेम यहाँ पर है। आपने गुड्स इंपोर्ट किया, अगर आपके पास बिल ऑफ एंट्री नहीं है, सो दैट मीन्स वो आपकी एडजस्टमेंट नहीं मानी जाएगी। तो 1,30,000 आप लिखोगे सही, लेकिन आपको आगे नहीं लेकर जाओगे। परचेजेस ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स। आपने ऑफिस की प्रिंटेड स्टेशनरी परचेज की है कितने की, 1,00,000 रुपए की। किससे? रजिस्टर्ड सप्लायर से। तो इसकी आपकी यहाँ पर उसने एडजस्टमेंट की भी है कि क्योंकि आपने ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज किया है। तो अब इसके ना हम नोट्स में देख लेंगे कि इसने यहाँ पर ये ट्रीटमेंट क्यों किया, इसने ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी का उसने क्यों किया। अब वैसे तो आपकी जो प्रिंटेड स्टेशनरी है वो आपका है तो फिक्स है, लेकिन ऑफिस भी यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्योंकि इसने इस फैक्ट इसका डाला हुआ है, इसने 17% इसका लिया हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट आपकी है कंप्यूट द सेल्स टैक्स लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019। तो पढ़ते हैं हम लोग सोल्यूशन की तरफ। जी, तो क्लास आपके सामने प्रॉब्लम नंबर 9 का सोल्यूशन शो हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जिसमें अहमद इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है आपका, और एनटीएन नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर द मंथ ऑफ सितंबर 2019, कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स टैक्स पेबल, आपकी हेडिंग्स वगैरह सेम आ गई। देन आपने टोटल आउटपुट कैलकुलेट कर लिया है। सेल्स टू रजिस्टर्ड पर्सन आपने की 35 लाख, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई 3 लाख, गुड्स प्लेज्ड disposed of by bank 4,25,000, taxable supplies to government department 1 lakh, supplies made for personal use 2 lakh, क्योंकि एक्सक्लूसिव सेल्स टैक्स तो उसकी खैर अच्छा, जिसका 45,25,000 आपका आ गया। देन सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, पहले आपने टैक्सेबल देख लिया, फिर आपने नॉन रजिस्टर्ड इनकी देख लिया, फिर आपने रजिस्टर्ड, फिर नॉन रजिस्टर्ड को 2,50,000 की, तो आपका आ गया 47,75,000। देन एग्जाम्पल टू जीरो रेट आपने डाली, टोटल आपकी आउटपुट आ गई 52,05,000। जी, तो इसके बाद आप देखते हैं इनपुट टैक्स आपने देखा हुआ है जी, टैक्सेबल सप्लाईज सॉरी परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, तो 5 लाख की है, लेकिन इनवॉइस आपके पास अवेलेबल है कितने की, 4 लाख की। तो आप 4 लाख पर 17% टैक्स लोगे, 68,000 आ जाएगा। देन आप परचेज ऑफ ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, तो आपने ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी परचेज किया रजिस्टर्ड सप्लायर से, तो 1 लाख रुपए उसकी प्राइस है और 17% उस पर
ले रहे हैं। कितना आ गया? 17,000। जी तो क्लास, इसकी जो मेन बात है वो ये है कि ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी है। पहली बात, ये आपका फिक्स एसेट में शुमार होता है। दूसरी बात, ये रजिस्टर्ड सप्लायर से परचेज कर रहे हैं। तो ये दो चीजें कंडीशन इसमें आ गई हैं और लॉन्ग टर्म आपकी चलेगी। और बेसिकली इसमें आपका फैक्ट्री वगैरह का भी काम होगा, बिजनेस का यूज भी होगा। तो बेसिकली कोई प्रिंटर नहीं है, कोई छोटा मोटा प्रिंटर नहीं है। स्टेशनरी, ऑफिस प्रिंटेड स्टेशनरी है इनके मेन चीज है। तो दैट्स वाई इसने यहाँ पर इसका 17% लिया हुआ है। और वैसे ये मे बी आना नहीं चाहिए था, लेकिन खैर उसने ले लिया तो हम लोग इसको डील कर लेंगे 17,000। उसके बाद इम्पोर्टेड टैक्सेबल गुड्स टैक्स, मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एंट्री में मौजूद नहीं है। आप 1,30,000 लिखेंगे इनर कॉलम में, लेकिन आउटर कॉलम में आप डैश डाल देंगे। देन परचेजेस ऑफ फर्नीचर एंड फिक्सचर फॉर ऑफिस यूज, लेकिन वो ऑफिस यूज के लिए आपने फर्नीचर फिक्सचर परचेज किए हैं तो 1,75,000 आप इसका इफेक्ट नहीं डालेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे, लेकिन आउटर कॉलम में डैश डाल देंगे। टोटल आपका हो गया 85,000। उसके बाद आपने देखा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल यूज इन टैक्सेबल एंड एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ऊपर आपका 85,000 आ गया इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। दूसरी आपकी एडजस्टमेंट जो आई है इनपुट टैक्स की, वो आपकी रॉ मटेरियल की है। रॉ मटेरियल की अलग से एडजस्टमेंट होती है। 1,50,000 आपने 17% ले लिया तो आपका आ गया 25,500। और उसके बाद एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, और फिक्स एसेट की आपकी अलग से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट निकलती है। तो वो आपकी आ गई 10 लाख, और इस पर आपका उनके डैश है वो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया है। तो अब आपके पास जो पड़ा हुआ है इनपुट टैक्स सिंपल में पड़ा हुआ है 85,000, और रॉ मटेरियल का पड़ा हुआ है 25,500। उसके बाद आपने अपॉर्चमेंट का कंसेप्ट है आपका, आप इसकी अपॉर्चमेंट कर लेनी है। टैक्सेबल सप्लाईज जो आपकी पड़ी हुई है तकरीबन 45,25,000 की आपकी थी शेयर्स, तो तमाम जो आपके रजिस्टर्ड पर्सन निकल रही थी। और नॉन रजिस्टर्ड की आपकी थी 2,50,000 की। आपने कोई प्लस किया था, आपकी आ गई थी 47,75,000। ये आपकी टर्नओवर इसकी आ गई थी। एग्जाम सप्लाईज की, जीरो रेट सप्लाईज की आपकी टर्नओवर आ गई। क्योंकि आपकी सप्लाईज तीन किस्म की है ना, एक आपकी टैक्सेबल है, दूसरी आपकी एग्जाम्प्टेड, तीसरी आपकी जीरो रेटेड। आपने इसके तीन पार्ट्स कर लिए। उसके बाद आपने इनपुट टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन तीन पार्ट्स में। तो इनपुट टैक्स है एग्जाम सप्लाईज पे तो आप नहीं कैलकुलेट करेंगे, तो लेकिन टैक्सेबल पर और जीरो रेटेड पर आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि जो आप जीरो रेटेड पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो आपको इसकी रिफंडमेंट मिलेगी। टैक्सेबल पर जो आप कर रहे हैं उसकी आपको रिफंडमेंट नहीं मिलेगी। तो आपके 85,000 कंप्लीट हो गया। और उसके बाद आपने जो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड में यूज किए हैं सप्लाईज में रॉ मटेरियल को, उसका आप कैलकुलेट करेंगे 25,500 था। सेम फॉर्मूला आपका, इनपुट टैक्स जो एग्जाम सप्लाईज का निकला उसको डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर आपकी है तकरीबन 52,05,000 एंड मल्टीप्लाइड बाय जिसको आप निकाल टैक्सेबल सप्लाईज का निकालो 47,75,000 से मल्टीप्लाई करोगे। एग्जाम का निकाल रहे हो तो 2,20,000 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर आप निकालो जीरो रेटेड का तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1,50,000 से। तो आपका ये 23,393, 1,372 और 735, 25,500 आपका कंप्लीट हो जाए। मोर देन हम इसकी वर्किंग भी चेक कर लेते हैं। जी तो क्लास आप ये देख सकते हैं नोट्स में कुछ लिखा हुआ है, अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स ऑन टैक्सेबल सप्लाईज 47,75,000 जमा 1,50,000 कि आपने टैक्सेबल जमा जीरो रेटेड किया तो आपका आ गया 49,25,000। एग्जाम को आपने इसमें इंक्लूड नहीं किया। उसके बाद 85,000 आपका इनपुट टैक्स से डिवाइड किया आपने टोटल टर्नओवर पर, जो कि जीरो रेटेड और टैक्सेबल किया है, तो 49,25,000 आ गया। मल्टीप्लाई आपने टैक्सेबल का निकाल रहे हो 47,75,000। अगर आप निकाल रहे हो जीरो रेटेड का तो 1,50,000 जीरो रेटेड। तो ऊपर वाले का आया 82,411, नीचे वाले का आया 2,599। टोटल आपका हो गया 85,000 कंप्लीट। उसके बाद आपने जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उस पर आप निकालेंगे, तो उसका सेम ही आपका तीनों पे आप कैलकुलेट करोगे। तो इनपुट टैक्स आपका है 25,500 डिवाइड किया आपने टोटल टर्नओवर आपकी 52,05,000 की। टैक्सेबल है तो उससे मल्टीप्लाई, एग्जाम्प्ट है तो उससे मल्टीप्लाई, और जीरो रेटेड है तो उससे मल्टीप्लाई। इनके 47,75,000 आपका टैक्सेबल है, टैक्स का आ गया 23,393। और ये आपकी एग्जाम्प्टेड है 2,80,000, इसका टैक्स आ गया 1,372, और 1,50,000 आपकी जीरो रेटेड है तो आपका 735। और 25,500 डिस्ट्रीब्यूशन आपकी ठीक हो गई है। तो एक छोटा सा नोट नीचे लिखा हुआ कि रॉ मटेरियल और एसेट्स की अलग से इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट निकलती है। बिल्कुल, इनपुट टैक्स सिंपल में इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल, इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, इनकी सब की आपकी अलग अलग निकलती है इनपुट टैक्स, और इसकी अपॉर्चुनिटी भी आपकी अलग अलग होती है। तो वापस चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। सेल्स टैक्स लायबिलिटी को अब हमने फाइंड करना है। जी तो क्लास, सेल्स टैक्स लायबिलिटी का आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा। आउटपुट टैक्स आपने कैलकुलेट करना है। टैक्सेबल सप्लाईज आपकी थी 47,75,000 की, मल्टीप्लाई आपने किया 17% से तो आ गया 8,11,750।
उसके बाद आपने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट अगेंस्ट सच सप्लाईज, इनके 82,411 जमा 23,000 तकरीबन 393 बन रहा है आपका। और ये आपका कैसे आ रहा है? बिल्कुल आपका ये वैसे ही आ रहा है जैसे हम लोगों ने बात की, टैक्सेबल सप्लाईज ले रहे हो 47,75,000, इसमें नॉन रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड दोनों को हमने की हुई है। और उसके बाद आप इनपुट टैक्स भी उसी का लोगे, टैक्सेबल का ही। इसमें इनपुट टैक्स सिंपल में 82,411 है, और इनपुट टैक्स ऑन फिक्स रॉ मटेरियल का वो भी आपका 23,393 है। टोटल आपका आ गया 1,05,804 रुपये। और उसके बाद आपने रिस्ट्रिक्टेड देखना कितना है, रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% ऑफ 8,11,750 कि आउटपुट टैक्स का आपका 90% तक रिस्ट्रिक्टेड है कि यहाँ तक आप ले सकते हो। तो विच आवर इज लेस होगा, ये 7,30,575 आ गया, तो आपका लेस जो है वो 1,05,804 है। तो आप 1,05,804 को ही लोगे। 8,11,750 में से आपने लेस किया 1,05,804 रुपये, तो आपका आ गया 7,05,946 रुपये। देन आपने इसमें ऐड किया फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 3% इन केस ऑफ नॉन रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ ₹2,50,000। जी बिल्कुल, ये आपका वही कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताना था। आई थिंक तो 6वीं या 7वीं की प्रॉब्लम थी उसमें। अगर तो आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की हुई है तो उस सूरत में आप नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को आप अगर आपने सेल की हुई है, क्योंकि अगर परचेज की हो तो आपको इनवॉइस नहीं ना मिलती। अगर आपने नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को सेल किया है तो उस बदले में आप 3% टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्स आप करते हो, कि उसी का आप रिडक्शन करते हो। उसको कहते हो कि जी हम आपको सेल कर रहे हैं तो हम आपको 3% मजीद टैक्स लगाएंगे कि हमने इसको खुद जमा करवाना है। तो ये आपने किया 2,50,000 का आपने 3% मजीद टैक्स लिया और 7,500 ये आ गया। टोटल आपका कितना आ गया 7,13,446 रुपए। देन विद होल्डिंग टैक्स रूल्स आपको याद होगा, एट द रेट ऑफ 5% इफ परचेजेस फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। तो 10 लाख आपने पहले, ये ग्रोस वैल्यू पे आपने लेना है ना, ग्रोस वैल्यू निकालने के लिए आपने इसमें 100/117 किया, जो अमाउंट आई उसका आपने ले लिया 5%, तो ये आपका आ गया 42,735। उसको आपने ऊपर वाले में से लेस किया, यानी कि 7,13,446 में से आपने लेस किया 42,735, आपका आ गया 7,56,181। और ये आपका है सेल्स टैक्स पेएबल। और जो रिफंडमेंट ऑफ इनपुट टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज आपका है वो 2,599 इनपुट टैक्स में था और 735 आपका उसमें था इनपुट टैक्स ऑन रॉ मटेरियल्स में। टोटल आपकी कितनी होगी 3,324 रुपए रिफंडमेंट। अच्छा तो क्लास यहाँ पर एक बात है कि हमने 10 लाख पर जो विद होल्डिंग टैक्स रूल हमने किया 5% परचेज फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का रूल है, ये विद होल्डिंग टैक्स रूल है जिसमें आपने टैक्स अलग से निकाल कर खुद से जमा करवाना होता है अगर आप परचेज करो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को। अच्छा अब इसमें है क्या, 10 लाख पर आप 100 और 117 ले रहे हो, एक तरीका कार ये है। या फिर 10 लाख पर आप 17 और 117 करोगे, जो अमाउंट आएगी उसको प्लस कर दोगे 10 लाख में से, तब भी आपका 8,54,700 ही आता है। और अब भी आपका 8,54,700 ही आता है। तो इसका आप लेते हो 5% आपका आता है 42,735। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आप 10 लाख पर जो 100 ओवर 117 कर रहे हो, आखिरकार उसकी क्या वजह है? सेम बात है, कोई इतना इशू नहीं। बेसिकली आप इसकी ग्रोस वैल्यू निकालने के लिए ही ये कर रहे हो कि आप ले रहे हो इसमें कितना 17 ओवर 100 ओवर 117, ये आपने ग्रोस वैल्यू निकाली है 8,54,700। तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया है 5% क्योंकि टैक्स रेट है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब मजीद आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वैल्यू एंड नेट वैल्यू इन दी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्स टैक्स। ठीक है, ये बात मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताना कि ये क्या होती है कि ग्रोस वैल्यू और नेट वैल्यू में क्या फर्क है। अभी 10 लाख हमने 117 किया है, जो 8,54,700 आया है, क्या इसकी नेट वैल्यू है, क्या इसकी ग्रोस वैल्यू है? सीधी सी बात है, मुझे तो कुछ नहीं पता। मुझे तो आपसे जानना है कि आप मुझे सिखाएंगे, आप मुझे बताएंगे कि क्या चीज़ है। मैं तो खुद आपसे सीख रहा हूँ, तो ये मुझे आपने ही बताना है कि ये 10 लाख है जो हमने 100 ओवर 117 किया है, ये हमने क्यों किया है, इसकी क्या वजह थी, और ये ग्रोस वैल्यू है नेट वैल्यू आई है, और उसके मुझे आपने 3-4 तरीके भी बताने करने के, तो यार मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।